अगर समी भाई आपके करियर के हाइज और लोज के बारे में बात की जाए तो आप किन दो चीजों को अगर पिक करना हो, हाई और लो अपने करियर के, पिक करेंगे? लो तो यही है जो मैं अच्छा। अभी कहा, दिस एपिसोड शुड नॉट हैव हैपेंड, दिस शुड नॉट हैव हैपेंड इन एनी केस, कम व्हाट मे। बॉयकॉट इज नॉट एन ऑप्शन मेरी नजर में, और ना तब था। अनफॉर्चुनेटली इट हैपेंड एंड against a person whom I respect like anything. Even after that episode, आप देख लीजिए मैग्नेनिमिटी ऑफ द बेदी सर। जब मैं वापस आया टीम में उसी साल, उन्होंने मुझे बॉयकॉट के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपका करियर खत्म करूंगा, वैसे वगैरह वगैरह हो, और मुझे आने नहीं दिया टीम में। फाइनली आई केम बैक फॉर द लास्ट मैच। फॉर द 7th मैच मैं आया तो उन्होंने मुझे 12th मैन रखा उस मैच में, एंड आई कैरी ड्रिंक्स। उसमें कोई उसी साल, जिस साल मैं कैप्टन था टीम का, और उसी साल इन लास्ट पेनल्टी मैच उन्होंने मुझे 12th मैन रखा। एंड मैंने उस टाइम भी बोला इट्स एन ऑनर 12th मैन रहना JNK रणजी टीम का, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। तो बट फिर मैंने लास्ट मैच, फाइनल मैच खेला, और जब मैंने बॉलिंग की, मैंने बहुत तेज बॉलिंग की उस मैच में, मुझे अभी भी याद है। एक एज निकला एक बैट्समैन का, तो वो हमारे एक जो फील्डर है उनकी छाती पे बजा गली में, और वो बहुत मुश्किल से बचा वो प्लेयर। डायरेक्ट उनको बिल्कुल रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि मैं तेज कर रहा था, मेरे को बहुत लंबा वो खुंदक था, तो वो निकालना था। तो बेदी सर, मुझे वो नहीं कहना, मुझे कुछ और कहना है। Bedi sir was magnanimous enough to message me that I never doubted your talent, but you have to get your mind right after that match. So मुझे अभी भी याद है, मतलब that is the magnanimity of that person. So after that episode, that is the worst thing. उसके बाद भी जब भी हम आगे पहुंचे, जब भी हम मैच जीता था कोई मैच, this happened in 2012. उसके बाद मैंने 6-7 साल और खेला। जब भी मैं कुछ अच्छा कर रहा था, फर्स्ट मैसेज आई यूज्ड टू गेट फ्रॉम दैट वाज फ्रॉम बेदी सर। अभी भी अगर ट्विटर पे मैं कोई भी अच्छी बात लिखता हूँ तो ही इज द फर्स्ट वन टू शेयर इट, और वो रेगुलरली इन टच है मेरे साथ। कहने का ये है कि ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, बट अनफॉर्चुनेटली थिंग्स दैट ugly episode should not have happened. That is the low part. The highest part is maybe 2009-10 में I was very close to getting selected for Indian team. जब जोनल मैच में, एक वनडे जोनल मैच में मैं सिलेक्टर मुझे देखने आए थे, मुझे लगता है 2010 था शायद। वो क्योंकि तब तक उनको थोड़ा प्रेशर बन गया था कि आप इस लड़के को इग्नोर कर रहे हो। तो विराट कैप्टन था उस टाइम जोन का, वो वनडे देव ट्रॉफी होती है। हम लोग जैसे ही हम मैच खेलने गए अंदर, तो पहला ओवर मैं ही कर रहा था। इस पर 2-3 और इंटरनेशनल प्लेयर्स थे उस मैच में, बॉलर्स, लेकिन पहला ओवर मैंने ही स्टार्ट किया। तो दैट वाज माय हाई, बिकॉज आई न्यू कि अगर मैं इसमें थोड़ा सा भी ठीक करूंगा तो आई विल बी ऑन नेक्स्ट फ्लाइट टू द इंडियन टीम, बिकॉज उस मैच से बहुत सारे प्लेयर सिलेक्ट हो गए। एंड आई वाज ऑलवेज, मतलब उससे पहले मैं आई वाज नॉकिंग ऑन द डोर। आई वाज आल्सो गिवन टू अंडरस्टैंड कि सिलेक्टर्स हैव कम स्पेसिफिकली फॉर मी एज वेल। अनफॉर्चुनेटली पहले ही ओवर में मैं पहले ही इंजर्ड था, बोसस काले को इंजर्ड, आई गेस प्रैक्टिस सेशन में मुझे कमर में लग गई थी। डॉक्टर एजाज अशाई हमारे फिजियो थे, वो वेस्ट जोन से थे, तो उन्होंने बड़ी रात भर मेरी वो टेपिंग वगैरह की, लेकिन वो उतना ठीक नहीं हुआ। तो बट जब मैंने सुबह 3 बॉलिंग की तो पूरा वो रप्चर हो गया वो मसल, आई कुड नॉट बॉल। फिर मैं कोई 2-3 कदम से वो बॉलिंग कर रहा था, बट दैट वाज इनइफेक्टिव एंड आई लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी। बट मुझे लगता है कि दैट आई वेंट वेरी क्लोज, वो मेरा हाई था। एंड सेकंड थिंग वाज, जब मैंने दिलीप ट्रॉफी खेली इन 2014-15, वो भी काफी हाई था। बट बाय दैट टाइम आई हैड पास्ड माय एज to get into that bus. But
2009-10 में I was very close to be there with the team, but unfortunately things didn't happen. जी, तो समी भाई, इससे पहले कि मतलब हम लोग वाइंड करें, मैं आपको क्विकली 1-2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं कि स्पेशली जब हम जे&के की प्रोग्रेस देखते हैं क्रिकेट की, मैं फॉलो क्लोजली उस चीज को। जैसे 2013 में आप लोग क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे पंजाब के साथ, आप लोगों ने हारा उस टाइम गालिबन, तो गुजरात में था शायद वो मैच। तो बड़ौदा, हाँ, मतलब एक अच्छी टीम के साथ आप लोगों ने हारा, लेकिन मुझे लगा इस साल बहुत क्लोज पहुंचे थे। वो पहली इनिंग वाली लीड कर्नाटक के अगेंस्ट ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत नजदीक थी। फॉलो कर रहे थे हम लोग, यहाँ से देख रहे थे। अनफॉर्चुनेटली 2-4 बंदे क्लिक नहीं कर पाए, मतलब उस वक्त खाली शायद समद और परवेज शायद फुट अप नहीं, मतलब उस तरह एक्सेलरेट नहीं कर पाया। लेकिन कर्नाटक एक बहुत बड़ी टीम थी, उनके साथ हारना भी एजाज ही था, क्योंकि चैंपियंस रहे हैं। आपको लगता है कि जे&के टीम में पार्शियलिटी होती है सिलेक्शन को लेके या बाकी चीजों को लेके, कि अब डिजर्विंग, काफी सारे डिजर्विंग बंदों को चांस नहीं दिया जाता है? देखिए, मैं इस पे घंटों बात कर सकता हूँ, लेकिन एक क्रैक्स में आपको मैं कह सकता हूँ कि गलती वो सिलेक्शन की नहीं है, गलती सिस्टम ऑफ सिलेक्शन की है। कि अगर मैं भी उधर सिलेक्टर आऊंगा तो मेरे से भी ऐसी ही गलतियां होंगी। ये आज की बात नहीं है, दिस हैज बीन हैपनिंग फ्रॉम डेकेड्स। द सिस्टम ऑफ सिलेक्शन जो हमारे वहां पे है, दैट इज बेस्ड ऑन नेट्स। जो नेट्स पे हम देखते हैं, जो 5-6 दिन या 10 दिन या 20 दिन नेट्स चलती है, तो उस पे हम वो इमरान खान की आई लगा के देखते हैं कि अच्छा ये लड़का बहुत जाएगा, ये लड़का नहीं जाएगा, विच टू मी इज रॉन्ग। ऐसा सिस्टम कहीं नहीं है, और मतलब दुनिया की किसी कोने में नहीं है। जिम्बाब्वे भी ऐसे कोई सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है। उधर भी एक फेयर सिस्टम ऑफ सिलेक्शन है, विच इज भाई आपको पूरा साल पहले सी डिवीजन, फिर बी, फिर ए, फिर अगर वहां से करोगे आप अच्छा करोगे, परफॉर्मेंस इररेस्पेक्टिव ऑफ कैसा कितना अच्छा। ये तो टू थिंग्स, वन इज एस्थेटिक प्लेइंग, दूसरा इज इफेक्टिव प्लेइंग। एस्थेटिक मीन्स मैं 1-2 शॉट अच्छे मारता हूँ, सिलेक्टर को लगता है ओहो ये बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, लेकिन वो अंदर फिर उसको मैच में डालते हैं, वो वही 2 शॉट अच्छे मार के आउट हो जाता है। इफेक्टिव प्लेइंग मीन्स कोई उतना आपको आंखों से अच्छा नहीं लगता, बट ही इज इफेक्टिव। वो अंदर जाके इतने रन करके देता है कि विच इज व्हाट यू नीड। अल्टीमेटली आपको एस्थेटिक से मैच नहीं जीतना है, एमएसडी इफेक्टिवनेस से मैच। तो पॉइंट इज द सिस्टम ऑफ सिलेक्शन इज रॉन्ग। बेस्ड ऑन आई जो भी सिलेक्शन होगी दैट विल बी रॉन्ग। वो इरफान पठान हो, वो सिमुला बेग हो, वो परवेज रसूल हो, या जो भी हो, वो गलतियां करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। नाउ अब क्या कर सकते हैं वो, दे शुड पुट इन प्लेस अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ सिलेक्शन। उसका ये है कि आप ग्रेड वाइज क्रिकेट कराओ, डिस्ट्रिक्ट्स में कराओ क्रिकेट, वहां पे जो अच्छा करेगा उसको फिर यहाँ पे डिवीजन में लाओ, ए डिवीजन, बी डिवीजन, सी डिवीजन कराओ, फिर प्रोबेबल्स के अलग मैच कराओ। और वो मैटिंग पे नहीं, वो टर्फ पे एक प्लेयर का मेटल डिसाइड होगा। तो इफ दे डू दैट, तो फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके पास वो पूल आ जाएगा, फिर वो आपस में किसी को बुरा भी नहीं लगेगा, ना कोई क्वेश्चन करेगा आपके सिलेक्शन प्रोसेस। सही। तो मतलब उसके एक्स्ट्रा आप क्रिकेट एकेडमी भी चलाते हैं, मुझे पता है लास्ट टाइम एक बार हम लोगों का आपके वॉल पे ही डिस्कस हुआ था इस चीज को लेके। आप टर्फ पिच के मतलब बड़े, जिस तरह हम कहते हैं, दीवाने हैं। आप लिखा भी था कि आपने फेसबुक वॉल पे कि मैं कहीं भी किसी भी जगह कश्मीर में खेलने के लिए जाऊंगा अगर मुझे कोई कहेगा कि टर्फ पिच है यहाँ पे। एग्जैक्टली। कितने बच्चे अभी आपके एकेडमी में सीख रहे हैं? देखिए, मेरी जो एकेडमी है वो फुल टाइम एकेडमी नहीं है, क्योंकि एक तो मैं खुद भी बिजी रहता हूँ, एंड सेकेंडली एक फुल टाइम एकेडमी रन करने के लिए यू नीड मैन पावर। और डिस्पाइट एक यहाँ पे हमारे जो एक कॉलेज है और एक स्कूल है, दे आर ग्रेशियस एनफ टू होस्ट मी। वो बोलते हैं इधर आप चलाइए, इधर आइए, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास उतना रेगुलरली उतना टाइम नहीं होता कि मैं रोज जाके वहां पे लोगों को सिखाऊं। बट हम क्या करते हैं, वी डू 15-20 डे शॉर्ट कोर्सेज टू यंग प्लेयर्स। उनको हम
सिखाते हैं, उसके बाद आफ्टर 5, 6, 10, 15 months डाउन द लाइन जब भी हमको दोबारा गैप मिलती है वो 20 दिन की, हम फिर देखते हैं कि उन्होंने कितना इम्प्रूव किया। हम उनको सॉर्ट ऑफ होमवर्क देते हैं, उन 20 दिनों में पहले सिखाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आप ये ड्रिल्स पे काम करो, लेट अस सी आप 5 महीने के बाद कहाँ पहुंचे हो। एंड वैसा सिस्टम भी चल रहा है मेरी एकेडमी में, फुल टाइम बेसिस पे नहीं है, बट जितना भी मैं कर सकता हूँ आई एम ट्राइंग टू डू इट। और हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि एक कहीं पे एक परमानेंट सेंटर बने ताकि ये एकेडमी फुल टाइम बेसिस पे रन करे। होपफुली देखते हैं इंशाल्लाह ताला वो भी हो जाए। अच्छा समी भाई, अगर आपको लास्ट में खासकर स्टूडेंट तबके को मैसेज देना है कि उनके लिए स्पोर्ट्स जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है, उनको स्पोर्ट्स क्या सिखाता है और स्पोर्ट्स और एकेडमिक्स में बैलेंस उनको रखना कितना जरूरी है, कि कई बार क्या होता है कि कई बच्चे चले जाते हैं वो खाली स्पोर्ट्स में, कुछ एकेडमिक्स में चले जाते हैं। आप एक अच्छी एग्जांपल है जिन्होंने दोनों फील्ड में माशाल्लाह से मतलब अच्छा किया है, मतलब जिसको हम कहेंगे सरफिरस्त होके आया है। तो उनके लिए क्या मैसेज है कि दोनों चीजों का आपस में बैलेंस रखना और स्पोर्ट्स का एक बच्चे की जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंस है, अगर चाहे पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे या बच्चे सुन रहे होंगे तो उनको क्या मैसेज आएगी इस चीज से? देखें, एक चीज में सारे पेरेंट्स को वसूख के साथ कहूंगा कि इट इज एक्सट्रीमली इजी टू बैलेंस स्पोर्ट्स एंड योर स्टडीज। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ना कोई इसके लिए स्पेशली एबल्ड बच्चा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। यू इवन ऑर्डिनरी पर्सन लाइक मी और मेनी अदर एग्जांपल्स आर देयर जो दोनों फील्ड्स में अच्छा कर सकते हैं, बट इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम मैनेजमेंट, आप कैसे टाइम अपना मैनेज करोगे। एंड सेकेंडली, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि जब भी मैं जिस दिन भी मैं क्रिकेट खेलता था, एंड विदाउट एग्जैजरेशन आई एम टेलिंग यू, जिस दिन भी मैं क्रिकेट खेलता उस रात को और उस शाम को मेरा जो स्टडीज का आउटपुट होता था वो बहुत ज्यादा होता था बनिस्बत इसके कि जिस दिन मैं घर में बैठा होता था। क्योंकि आप, मुझे नहीं पता इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, बट देयर मस्ट बी सम लॉजिक, मे बी हार्मोनल जो हमारी इसमें चेंजेस होते हैं कभी कभी लगता है कि आज दिन में दरबदरी की उस चीज के साथ अब मुझे मे बी कॉम्पनसेट करना है, वो भी है। मैं एक एग्जांपल, आप मुझे अभी याद है, मेरा 4th सेमेस्टर था इंजीनियरिंग कॉलेज का, तो हमारा मैथ्स का पेपर था और मैंने वो, क्योंकि मैं आया था बाहर से खेल के, रणजी ट्रॉफी खेल के आया था मैं, तो मैंने वो नहीं पढ़ी थी। मुझे याद है भी कि डिफरेंशियल कैलकुलस था, इंटीग्रेशन थी और डिफरेंशियल इक्वेशन थी, वो 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी उसमें। लेकिन उस दिन भी हमको बीच में एक ही दिन का गैप था, मैं एग्जाम दे के आया, दूसरे दिन एक दिन का ब्रेक था, उसके बाद तीसरे दिन एग्जाम था। लेकिन उस दिन मैच आ गया, कोई इंपॉर्टेंट मैच मुझे नहीं याद है, कोई इंपॉर्टेंट मैच था जो कि मुझे खेलना ही पड़ा। तो जब मैं मैच खेल के आया तो ना मैंने उस दिन शाम तक ना मैंने अभी डिफरेंशिएशन की थी, ना इंटीग्रेशन और ना ही डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर मैंने, मेरे पास जितने भी घंटे थे मैंने उनको डिवाइड किया, मैंने 3-3 घंटे का, 3.5 घंटे का एक बनाया शेड्यूल। एंड believe you can trust me, ये सुबह फजर से पहले मैंने सारी यूनिट्स कंप्लीट किए थे, इंक्लूडिंग प्रैक्टिसिंग, सिर्फ थ्योरी नहीं, सिर्फ उसमें प्रैक्टिस भी होती है। एंड फिर जब मैं पेपर देने गया तो आई स्कोर्ड वेरी वेल इन दैट सब्जेक्ट। पॉइंट इज कि ऐसा नहीं है कि भाई जो खेलेगा तो वो गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे पेरेंट्स को समझनी है कि स्टडीज आर इम्पोर्टेंट, बट स्टडीज, सिर्फ स्टडीज से ही करियर नहीं बनते। देयर आर वेरियस careers attached with sports which are flourishing in entire world। अभी कश्मीर में और J&K में हम थोड़ा सा अभी इस मामले में बैकवर्ड है, बट लैग हो रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा अभी इसमें अवेयरनेस आ रही है। इट इज बेटर देन व्हाट इट वाज 5-10 years बैक, बट हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको ज्यादा आना चाहिए बाहर। आप देखिए, आप राहुल द्रविड़ का पढ़िए या जितने भी
बड़े क्रिकेटर्स हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको जैसे स्कूल ले जाते हैं अभी यहाँ पे, वैसे ही उनके पेरेंट्स उनको एकेडमी में ले जाते थे। नहीं, वो तो मैंने खुद देखा है बाहर, मैंने देखा है कश्मीर से बाहर के लोग किस तरह लाते हैं। तो समी भाई, अगर अब आखिर पे रमजान भी आने वाला है, तो आप अगर कोई मैसेज देना चाहेंगे जनरल आवाम को कि जिस तरह से आपने खुद ड्राइव स्टार्ट किया था, मैं देख रहा था लास्ट टाइम कि आपने अपने फेसबुक वॉल पे शेयर किया था कि कुछ बस्तियां आसपास थी जहां पे फूड वगैरह की कमी थी। तो इस वक्त अगर आप लोगों को कोई पैगाम ऐसा पहुंचाना चाहेंगे कि रोजू में खासकर खाया जाए, वैसे हमेशा रखना चाहिए, लेकिन अगर इस मौके पे जो भी जिससे भी जितना कुछ हो पाएगा या बन पाएगा, क्योंकि खासकर जिस मतलब मुसीबत से हम लोग इस वक्त चल रहे हैं, तो कई सारे लेबरर्स ऐसे हैं जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। अगर आपको लास्ट में कोई मैसेज देनी है। मेरी सिर्फ एक मैसेज है कि देखिए, ये जो हम पे ये आफत आई है कोविड-19 की, इससे हम इंडिविजुअली बाहर नहीं आ सकते हैं, हम एज अ कम्युनिटी बाहर आ सकते हैं इसमें। और उसका एक रास्ता यही है, सिर्फ एक रास्ता है कि एक तो हम अपने आप को सेफ रखें, घर में रहें और बाहर इधर उधर घूमने फिरने न जाएं। सिर्फ बवक्त जरूरत जो भी हमको सामान लाना है वो लाएं। सेकेंडली, अपने आसपास के जितने भी मफलूकुल हाल अवाम है, जो भी बेचारे इस वक्त रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, हम उनका ख्याल रखें। क्योंकि देखिए, अगर मेरी बस्ती में कोई बंदा है जो नहीं कमा पा रहा है इस वक्त, वो अपने बच्चों को मरने तो देगा नहीं। दिस इज ऑब्वियस, दिस अप्लाई टू यू, मी, एवरीबॉडी एल्स। अगर कुछ भी हो, मुझे मेरे बच्चे भूखे हैं तो मैं तो निकलूंगा, वट एवर, गोलियां चली या बम चली या जो भी बाहर हो चल रहा हो, मैं तो निकलूंगा बाहर। तो जब मैं निकलूंगा बाहर, वहां से मैं वायरस लेके आऊंगा, तो पहले तो मैं अपने घर में ला रहा हूँ, उसके बाद उस बस्ती में फैलने में कितना टाइम लगेगा? बहुत कम टाइम लगेगा। इसलिए ये एक तो हमारा दीनी और इखलाकी और समाजी फर्ज है कि भाई हम अपने हमसायों और बाकी जो भी गरीब आसपास हैं उनका ख्याल रखें। लेकिन ये मैं ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि ये इस वक्त हमारी अपनी फैमिली के लिए है कि हम दूसरों का ख्याल रखें, क्योंकि अगर हम उनको उन तक रोटी पहुंचाएंगे तो वो बाहर नहीं जाएंगे, तो फिर उसका ये मतलब होगा कि मैं और मेरी बस्ती सेफ रहेगी। इसलिए मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि काइंडली अपना एक मील उनके साथ शेयर कीजिए। कुछ नहीं होता, अगर हम दिन में एक ही बार खाना खाएंगे हम फिट ज्यादा रहेंगे। एक मील उनको दे देंगे, कोई गरीब नहीं होगा, उनको आप दे दीजिए, वो बेचारे खाएंगे। वो भी इस 1-2 महीने का ये मसला है, जब तक अल्लाह ताला हमको इससे नजात दे, उसके बाद वो लोग भी खुद कमाने के लिए बाहर जा सकते हैं। तो मेरी सबसे दरख्वास्त है कि काइंडली अपने हमसायों का ख्याल रखें, एंड सबसे इम्पोर्टेंट, स्टे एट होम, डोंट रोम अराउंड। समी भाई, आपका टाइम देने के लिए शुक्रिया। तो दोस्तों, आप लोग सुन रहे थे समीउल्लाह बेग साहब को, जो कि एक मायनाज ऑलराउंडर जे के रांची टीम के रहे हैं, कैप्टन भी रहे हैं। इस वक्त मतलब वो जिंदगी की दूसरी इनिंग में बिल्कुल उसी तरह से कर रहे हैं जिस तरह से वो पहली इनिंग में कर रहे थे। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।